जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि पहली वीडियो में हमने बताया था कि हम 1 जनवरी से उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए क्लासेस लेके आएँगे। तो दोस्तों, हमने ये भी कहा था कि हम एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो चलो आज की क्लास को ज़्यादा ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को हम एक रणनीति के हिसाब से इस तरफ से पढ़ेंगे कि आने वाले एग्जामों में उत्तराखंड की हिस्ट्री से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि इतिहास होता क्या है? इतिहास बेसिकली हमारे अतीत में घटित हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी घटना हुई, वो महत्वपूर्ण घटनाएँ होनी चाहिए जिसको कि हम याद रखें, उसको हम इतिहास के अंतर्गत उसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास को देखो। अब इतिहास मैंने कहा कि ह अतीत में मतलब कि इससे पहले घटित घटनाएँ, कहाँ पे घटनाएँ घटित, इतनी बड़ी दुनिया है, तो घटनाएँ तो कहीं भी हो रही है। तो हर जगह की घटनाएँ हमको पढ़नी नहीं है, क्योंकि हमको इतिहास सिर्फ़ कहाँ का पढ़ना है? उत्तराखंड का पढ़ना है। तो उत्तराखंड की भूमि पर, क्योंकि उत्तराखंड क्या है? एक भूमि तो है। उत्तराखंड ऐसे एक हमारा आयताकार टाइप का क्या है? भू-भाग है। तो इस भू-भाग पर हमारे अतीत में, इससे पहले जितनी भी घटनाएँ हो रखी घटित, उसको हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब इतिहास तो अ, अतीत तो बहुत पहले की बात हो सकती है ना। अतीत तो जो बीता हुआ जो हमारा कल चले गया वो भी हमारा इतिहास है, और इससे लाखों वर्ष पहले भी हमारा इतिहास रह चुका होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब मानव जाति स्टार्ट हो रही थी दुनिया में, तो तब से हमको इतिहास पढ़ना है। तो हम ये देखेंगे कि जब इंसान का विकास हो रहा था, मानव जाति की उत्पत्ति हुई, धीरे-धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ, तो क्या उस टाइम पे वो हमारे उत्तराखंड के इस भूभाग में रहे होंगे? उसी के लिए हमको उत्तराखंड के उनके इतिहास को जानना है। तो उत्तराखंड का इतिहास तो इतना बड़ा है, एक साथ हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो अपने पढ़ाई की सहूलियत के लिए इतिहासकारों ने उत्तराखंड को भागों में बाँट रखा है। किसी ने उसको टाइम पीरियड के हिसाब से, किसी ने मतलब कि जो जिस टाइम पे जिस चीज़ का आविष्कार हुआ, उसके बेस पे उत्तराखंड मतलब कि इतिहास को बाँट रखा है। तो उत्तराखंड के इतिहास को बेसिकली हमको 3 चीज़ों में बाँट के पढ़ना है। पहले को हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक, दूसरा हम बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक, तीसरा हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक हो गया। आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल। देखो, उत्तराखंड छोटी-सी भूमि है। देखो, सबको पता है कि हमारा उत्तराखंड एक छोटा-सा है, छोटा-सा राज्य है। तो इसमें उतनी घटनाएँ तो हुई नहीं होगी उस टाइम पे, छोटा-सा है। लेकिन बाद-बाद में धीरे-धीरे ऐतिहासिक काल में हमको ज़्यादा सोर्स मिल जाते हैं, तो हमको इसलिए यहाँ थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे 2 टॉपिक है, एक हमारा प्रागैतिहासिक है और आद्य ऐतिहासिक है। इनके हमको स्रोत बहुत कम मिलने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखो, किसी भी इतिहास को जानने के लिए, अब देखो कोई भी हमारी घटनाएँ हो रखी है, उसको हम अगर आज देख रहे हैं, तो कैसे पता कर रहे हैं कि इससे पहले ऐसा हुआ होगा? क्यों? क्योंकि हमको उस टाइम के कुछ ना कुछ क्या मिलते होंगे, साक्ष्य मिलते होंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास एक होना चाहिए साक्ष्य, जिसको हम क्या कहते हैं? एविडेंस या प्रूफ कहते हैं, ठीक है? तो कोई ना कोई अगर हमारे पास साक्ष्य मिलता है, तो उसी साक्ष्य के बेस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, अतीत में यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, उनके एविडेंस के हिसाब से। अब देखो, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के हमारे पास जो-जो हमको साक्ष्य मिलेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? अब उस इतिहास को जानेंगे। अब देखो, इतिहास देखो, एक तो हमको लिखित मिल सकता है या फिर हमको पुरातात्विक मिल सकते हैं। आप बोल देंगे लिखित साक्ष्य, तो सबको पता है कि वह इतिहास जो हमको लिखित रूप में मिलता है, जो हम किताबों में अक्सर पढ़ रहे हैं। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा इतिहास कब का है, तो जैसे मेरा बर्थ हो गया 2000 में, तो 2000 के जब मेरा बर्थ हुआ होगा, तो उस टाइम का मेरे पास क्या होगा? बर्थ सर्टिफ़िकेट होगा। तो वो लिखित हो गया ना उसमें कि इतने तारीख को इतने बजे इनका जन्म हुआ। तो वो हमारा जो सर्टिफ़िकेट है, वो हमारे इतिहास का प्रूफ़ है, एक प्रमाण है। तो देखते हैं कि पहला हमारा हो गया, एक साक्ष्य हो गया, लिखित साक्ष्य हो गया। दूसरा हमारा होता है जो हमको खुदाई से प्राप्त साक्ष्य। वही साक्ष्य जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य बोलेंगे, जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको पता ही है, ये थोड़ा बहुत सब लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कि उस टाइम पे हमको साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम मानव का विकास डेवलप हो रहा था। वो उस टाइम पे ना तो बोलना सीखा था, ना तो लिखना सीखा था, क्योंकि उस टाइम पे वो सभ्य मानव नहीं हुआ करता था। धीरे-धीरे जैसे हम आज ऐतिहासिक काल के टाइम पे अगर पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे आदमी धीरे-धीरे लिखना सीख गया, बोलना सीख गया। तो उस टाइम, लेकिन हम उस टाइम के लिखित इतिहास को हम पढ़ नहीं पाए। बाकी ऐतिहासिक काल तो सभी को होता है कि लिखित मिला, पढ़ा भी गया, तो इसलिए उसका पूरा इतिहास हमको फिक्स मिल जाता है। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल में मतलब हमको साक्ष्य सिर्फ़ किस बेस पे पढ़ना है? पुरातात्विक स्रोतों पे बेस पे पढ़ना है।
ये हमारे पुराने साक्ष्य है। अब पुरातात्विक साक्ष्य में देखो, साक्ष्य तो हर चीज हो नहीं सकता है उस जमाने के प्रागैतिहासिक काल के, तो उसको हमको ये चीजें साक्ष्य के रूप में मिलती है भाई। पहले हमारे पास संवादान है, फिर हमारे पास गुफा चित्र है, फिर हमारे पास कप मार्क्स है, फिर ताम्र उपकरण है, फिर मृदभांड है। ये चीजें हमको इस भूभाग पे मिलती है, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई, कि ये चीजें कब के प्रागैतिहासिक काल की है। अब देखना कि हमारे उत्तराखंड को लेकर चलना, आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं उत्तराखंड को लेके चलना है कि उत्तराखंड के इस भूभाग में ये जो हमारे पास इतने स्रोत हैं, ये हमारे कहाँ कहाँ से मिले होंगे, वही चीज हमको आज के टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले अगर प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो अंग्रेज में एक अंग्रेज थे, उसका नाम था डब्ल्यू जे हैनवुड। तो सबसे पहले डब्ल्यू जे हैनवुड ने 1856 में देवीधुरा के चंपावत के देवीधुरा में उसको वहां पे क्या मिला, समाधान। सबसे पहले हमारे पास एविडेंस क्या है, समाधान है। समाधान मतलब कि समाधान देखो, नाम से पता चला समाधान बोले तो सव प्लस आधान, मतलब कि जिसमें शवों को रखा गया होगा। ठीक है, जिसमें शवों को रखा गया होगा वो हमारे पास के समाधान। तो उस टाइम के समाधान हमको सबसे पहले कहाँ मिला, 1856 में, सॉरी, डब्ल्यू जे हैनवुड ने चंपावत में मिला। अब देखो, खोजने वालों ने तो खोज लिया, फिर उस पे क्या होगा, विश्लेषण होगा। कोई चीज कितनी पुरानी कैसे पता चलता है, देखो पहले इन्होंने खोजा होगा, फिर उसका एनालाइज किया होगा। तो हमारे व्हीलर और इतावली नामक दो व्यक्तियों ने किया। अब देखो, कोई चीज मिल रही है, वो किस टाइम पीरियड का, वो हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, ये बॉडी होगी, कोई ना कोई समाधान में कोई तो शव होगा, रखा होगा, उसकी हड्डियां उसी में होगी, उस हड्डियों में क्या होगा, कार्बन होगा। और कार्बन डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा समाधान मिला, इसको इन्होंने फिर बताया कि कौन से टाइम पीरियड का है, महापाषाण कालीन का है। अगर आइए कि जो 1856 में देवीधुरा में समाधान मिले हैं, किस टाइम पीरियड के हैं, तो महापाषाण कालीन है। किसके द्वारा, व्हीलर और इतावल द्वारा। ठीक हो गया, पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास है जे एच रिवर्ट कॉर्नर द्वारा 1877 में रामगंगा नदी घाटी में। ठीक है, रामगंगा मतलब कि पश्चिम वाले, ठीक है, जो कि तुम्हारे कुमाऊं में बहती है। ठीक है, अल्मोड़ा के आसपास द्वाराहाट में समाधान मिले। अब देखो, सावधान से हम सिर्फ तीन याद रखने, एक 1856 का याद रखना है देवीधुरा में, एक तुमको रखना है रामगंगा नदी घाटी में 1877 में रिवर्ट कॉर्नर द्वारा खोजा गया था। अब जो ये मिले समाधान मिले, ये मिले तुम्हारा रामापिथिकस आदि मानव। अब बोलेंगे क्या है, अब देखो, जो मानव का विकास हुआ था वो मतलब कि एक क्रम के अनुसार हुआ था। बहुत पहले जब स्टार्टिंग में हुआ था, धीरे 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 धीरे, पहले बोलते हैं कि पहले हम कहते मतलब कि वो चिंपैंजी हुआ करते थे कि भाई हाथ दोनों, चार हाथ पैर से चलते थे। धीरे धीरे विकास हुआ, दो पैरों से उसने दो हाथों का चलना बंद कर दिया, दो पैरों से चलना स्टार्ट हो गया। तो वो उसके विकास का क्रम है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास है रामापिथिकस, जैसे होमोसेपियंस है, फिर होमोसेपियंस मतलब कि जब वो विकसित हो गया, वो बोलना सीख गया, एक सभ्य मानव स्टार्ट हो गया। तो हमारे अगर आए कि रामगंगा घाटी से मिले जो हमारे पास समाधान है, वो किस टाइम पीरियड के हैं, तो तुम्हारे किसके हैं, रामापिथिकस आदि मानव टाइम के हैं उस टाइम पे। ठीक है, वो भी तुम्हारे के हैं महापाषाण कालीन ही है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है शिव प्रसाद डबराल द्वारा 1857। सीधे इसमें आपको करना, याद करने के लिए 1856 में सीधे क्या कर देना है कि इसको 100 साल बाद क्या हो गया तुम्हारे कि 1857 में मलारी गांव में, मलारी गांव तुम्हारे कहाँ पड़ता है, चमोली में, वहां भी उनको समाधान मिले। और उसके बाद अब देखो, शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा जैसे वहां खोज हो गई, फिर देखो हमारे पास एचएनबी विश्वविद्यालय में जो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने फिर वहां पे खुदाई करना स्टार्ट किया कि भाई उस टाइम पे मिला तो क्या बता अभी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट बढ़ते जाते हैं, साइंटिस्ट ज्यादा वो हो गया आजकल, वैज्ञानिक तरीके ज्यादा बढ़ गए। तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने क्या कर दिया कि वहां पे खुदाई का काम शुरू कर दिया, जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट होगा। फिर उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में वहां पे उनको क्या मिला, एक पूर्ण पशु कंकाल मिला, पूर्ण रूप से एक पशु कंकाल मिल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे समाधान मिले थे, यहाँ सबसे पहली बार क्या मिला तुम्हारा, पशु कंकाल तंत्र मिला, क्योंकि इंसान तो मिल रहा था, यहाँ पे इनको मिल गया पशु कंकाल तंत्र मिल गया। अब फिर इन्होंने एनालाइज किया होगा, विश्लेषण किया होगा, चाहे कार्बन डेटिंग है, फिर साइंटिस्ट विधि द्वारा। तो उसमें इसकी पहचान की गई तुम्हारे एक हिमालय पशु, एक हिमालय पशु जो मतलब कि हिमालय में रहता है, जैसे तिब्बत ये वाले क्षेत्र में हो गया, उसको इन्होंने बोला जुबू नाम दिया, इसको वृषभ, या इसको इन्होंने क्या नाम दिया, जुबू नाम दिया। ठीक हो गया, फिर वहां शोध करता करते उनकी फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि हाँ यार यहाँ पे मिल ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1856, ये 1957 या 56 में, 1956 में शायद 1956, सॉरी, इसको थोड़ा आप करेक्शन कर देना। सीधा 100 साल बाद, याद रखना कि पहला काम मिला था 1856 में, सीधा 100 साल बाद 1956 में। ठीक है, मल्हारी गांव के चमोली में, चमोली के मल्हारी गांव में। अब देखो, थोड़ा यहाँ याद रख लेना है कि जो तुम्हारा मल्हारी गांव है, ये तुम्हारा धौली गंगा प्लस गिफ्ती गाड़,
दो नदियों के संगम पर तुम्हारा कौन सा गांव है? मलारी गांव है। देखो एग्जाम में पूछ रहा है, पहले तो जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम ना, तो अब क्या पूछ रहे हैं कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। देख रहे होंगे तुम, इससे पहले एग्जाम में भी आया था एक, कि जैसे कर्णप्रयाग किस नदी के संगम पर है, या फिर रुद्रप्रयाग कौन सी नदी के संगम पर है। तो ये चीजें पूछ रहे हैं, तो थोड़ा देखना कि भाई मलारी गांव हमारा धौलीगंगा और कीर्ति घाट के किनारे बसा हुआ है। अब देखो, फिर उन्होंने एक 1956 में किया, फिर 1983 में किया, फिर 2001 में किया। 2001 में जब वहाँ के विद्यार्थियों ने शोध शोध किया, तो उनको मिला एक संपूर्ण कंकाल के साथ, एक पूरा कंकाल स्केलेटन मिला उनको, उसके साथ उनको सबसे अचंभित करने वाली बात क्या मिली उनको, कि 5.2, इसको थोड़ा आप हाईलाइट करके लिख देना, कि 5.2 किलो का एक संपूर्ण क्या मिला उनको, मुखौटा मिला। अब इन मुखौटा पूरा जैसे इंसान का ये होता है ना, कि उसको मुंह का बना दिया उन्होंने, ये सिर में इतना बड़ा, अब कितना किलो का था ये? 5.2 किलो का। देखो आज के डेट में कोई, हम एक टोपी नहीं सहन कर पाते अपने सर पे, ये उस टाइम का मुखौटा मिला 5.2 kg का। तो उस टाइम पे देखो कि उस टाइम का इंसान कितना बड़ा होगा भाई, उस टाइम का इंसान कितना बड़ा होगा, कि वो इतना भारी वेट को अपने सिर मुखौटा के रूप में पहन रहा है। तब उन्होंने देखा होगा यार कि किस टाइम के हो सकते हैं। आज के टाइम को तो देखो आप, हाइट एवरेज कितनी कम हो रही है। तो ये तुम्हारा उन्होंने देखा कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग पहनते, क्योंकि अब पाषाण कालीन में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तो उस टाइम पे सोने का आविष्कार तो हुआ नहीं था। तो हम इसको मानते हैं कि हड़प्पा कालीन या सैंधव कालीन सभ्यता का ये 5.2 किलो का मिला पे कंकाल मिला, या फिर ये सोना मिला। और यहाँ पे एक मिला तुम्हारा काले और दूसरा रंग के चित्रित मृदभान। मृदभान बेसिकली किसको कहते हैं? मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन। देखो उस टाइम की मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं अभी खुदाई करके। तो ये किस टाइम के हैं तुम्हारे पास? इन रंगों को भी इनको हड़प्पा कालीन बताया, इतिहासकारों ने इसको क्या मिलाया? हड़प्पा कालीन। देखो अब नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, आपको पता है आयोग ये नहीं पूछ रहे कि भाई दूसरा रंग के ये मृदभान कहाँ मिले तुम्हारे काले रंग के, ये पूछे को किस कालखंड के मिले, तो किस कालखंड में तुम्हारे? हड़प्पा कालीन कालखंड के मिले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे मिली प्राचीन कुतुब या कुप्पी। कुप्पी देखे तुमने? जैसे आप लोग पुराने जमाने के लोग होंगे जो पेट्रोल डालते तो कुप्पी से देते थे, कुप्पी, ठीक है। कुप्पी चमड़े का बना था उस टाइम पे, वो बोलते हैं इतिहासकार। और उस पे तुम्हारा मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ था, किसपे? उस कुतुब कुप्पी पे। तो आज अभी इसमें हमने देखा कि सावधान सिलेक्टिव, हम हमारे पास जितने रिलेटिव है, इससे जो दो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को पढ़ना है, और थोड़ा आप लोग नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया वो आप लोगों ने। अब दूसरी चीज हमारे पास, पहले तो हमने समाधान पढ़ लिया, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है? गुफा चित्र, ठीक है, केव पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो उस टाइम के लोग, देखो भाई मैंने कहा ना, जब कि मानो स्टार्टिंग करा था, ठीक है। उस टाइम पे न तो उनके पास संसाधन थे, संसाधनों की पूरी कमी थी। तो उन्होंने कहा, उस जमाने का इंसान भी देखो भाई तुम कितना क्रिएटिव था, ठीक है। उसने क्या करा कि अब प्राकृतिक आपदाएं हैं, इतनी चीजें हो रही है, जंगली जानवरों से बचना है, तो उसके लिए सबसे बड़े आश्रय तुमको काम देता था उनका, गुफा में। वो आश्रय ले लेते तुम्हारे गुफाओं में। और देखो अगर हम लोग भी एक चीज सामूहिक रूप से बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो उस टाइम का आदमी उन्होंने देखा है कि कुछ ना कुछ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बैठे बैठे हम क्या कर लेते हैं? पेंटिंग कर लेते हैं। इसलिए हर इतिहास का अलग मत है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गुफा चित्र में हमारे पास उत्तराखंड के जो हमारे भूभाग है, उस टाइम के तुम्हारे पास गुफा चित्र कहाँ कहाँ से मिलने को मिलते हैं भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लाखोडियार। लाखोडियार तुम्हारा गांव है अल्मोड़ा में, ठीक है। सबसे पहले ढंग से पढ़ना है भाई, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले देखो हमने कहा लाखोडियार। लाखोडियार तुम्हारे पास कहाँ पर है? तुम्हारा अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कौन सी नदी है तुम्हारी? सुयाल नदी है। सुयाल नदी के तट पर है। दल बदल बैंड हो गया, इतना किताब इतना सारा देख रखा है, उतना ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन देखना है बस, ठीक है। अब लाखों डारा में यहाँ पे तुमने देखा, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा? पेंटिंग करा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जैसे ये तुम्हारी गुफा है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग बना दिया, जैसे इंसान को ऐसे बना दिया, ठीक है। इंसान को ऐसे बना रखे इन्होंने, और हाथों में हाथ डाल के हुए, और कहीं पे दो तीन चित्र दिखेगा, ठीक है। अगर आप लोग भी गूगल पे सर्च मारना कि ये लाखों उड़ियार, तो लाखों उड़ियार में तुम देखेंगे कि एक जो उन्होंने ऐसे मतलब पेंटिंग टाइप ही करके है, ऐसे ये देखो पेंटिंग टाइप ही करके है तुम्हारे, कहीं पे तुम्हारे पास कोई पशु के चित्र बना उन्होंने। तो उनके परिवेश में, उनके चारों ओर प्रकृति में जो जो चीजें हो रही थी, वो उन लोगों ने किसके उस पे करा? तुम्हारा इस बेस पे किया, चित्र बना के बनाया, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि चित्रात्मक शैली हो सकती है उस टाइम की, है नहीं, इतिहास की। अब देखो अल्मोड़ा के चैनल पे, अब इससे तुमको एक ही क्वेश्चन आएगा कि अगर आएगी लखुधर का है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास अल्मोड़ा में कौन सा नदी किनारा है तुम्हारा? सुयाल नदी। इसको इसकी इसका खोज की तुम्हारे यहाँ एमपी जोशी ने, ठीक है। एमपी जोशी जी ने इसको खोजा था।
टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग परीक्षा वाणी में हो गया इन तो देख सकते हैं, ठीक है। 1965 वो से दे रखा है, लेकिन हम मेन टॉपिक को देखेंगे क्या क्या परीक्षा में आएंगे, ठीक है। अब देखो अल्मोड़ा में सवाल नदी हो गया और एमपी जोशी हो गया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अलंकृत चित्रों का प्रयोग किया गया, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने बात है पहले कि सारे किनारे का डिजाइन कि भाई हाँ ऐसे ही, तो उस टाइम मतलब कि दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अलंकृत चित्रकारी, चित्रकारी का इसमें भी प्रयोग किया गया है। और पशुओं के चित्र, अब उन्होंने एक पशु का चित्र बना रखा है, कोई कह रहा है वो बाघ है, कोई कह रहा है वो गाय है, कोई कह रहा है वो भैंस है, तो हर प्रॉपर नहीं है कि क्या नाम है, सिर्फ आप याद रखना कि पशुओं की वहां पे हमको चित्रकारी मिल रही है, ठीक है। अब देखो, अब कैसे पता लगा कि भाई इन्होंने चित्र तो उस टाइम के होंगे, है नहीं। अब ऐसे तो चित्र दुनिया भर के हैं, तुम कहीं भी देखो कि किसी ने कुछ कलाकारी कहीं भी की रहती है, लेकिन इतिहासकारों ने इस जो हमारे पास लाखों उजियार है, इसकी तुलना करके आप लोगों का मध्य प्रदेश में भीम बेटिका है, जो कि पूरा पाषाण काल से रिलेटिव है, ठीक है, पूरा पाषाण काल से रिलेटिव है, तो उससे सिमिलर थे दोनों। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे लाखों उजियार के जो चित्र हैं वो भी तुम्हारे कब के हैं, पूरा पाषाण काल के हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पेड़ साल फलसीमा, इस सारे अल्मोड़ा में, इसलिए मैंने इनको एक साल लिखा हुआ है। ये सारे तुम्हारे पास कौन कहाँ है, लाखों उजियार भी हो गया, पेड़ साल हो गया, फलसीमा हो गया, ये सारे तुम्हारे कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, ठीक हो गया। और लाखों उजियार के सिर्फ इसको याद रखना है कि एमपी जोशी ने इसकी खोज करी थी, और बाकी सारे तुम्हारे पास ये सुधर मठपाल ने, ये सुथरमन पाजी ने इनकी खोज करी थी। टाइम पीरियड देखना नहीं, इतने सारे हैं तो कितने याद कर करके हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इनके खोज किसने करी थी, इनकी एमपी जोशी ने करी थी, और इनकी तुम्हारी किसने करी थी, यशोधर मटफाने करती, ठीक है। अब तीसरा है तुम्हारे पास यहाँ पे गोरखिया उडार और किमिया, थोड़ा थोड़ा इनसे देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या दर्शाया उन्होंने, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे फल सीमा है, ठीक है, तो फल सीमा में इन्होंने दिखा है कि जो चित्र बना रखे केवल वो तुम्हारे योग करते हुए दिखाया गया, ठीक है। तो हम सीधे समझें कि फल सीमा में योग मुद्रा में, योग मुद्रा में दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब कि इस चीज से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम का व्यक्ति भी, उस टाइम का जो मानव था, आदि मानव था, वो तुम्हारा योग भी कर रहा है, ठीक है। उन्होंने देखा योग कर रहे, तो उन्होंने उसको बनाने की चित्रात्मक रूप से दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। तो फल सीमा से तुम्हारा ये मिल गया, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा लुईथाप, ठीक है। लुईथाप से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकतम मैक्सिमम लाल कलर का यूज हो रहा है, ठीक है, लाल रंग का उपयोग हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक आ रहा थाप, क्या रखा है, थाप, थाप का अर्थ होता है वैसे तुम्हारे पास दीवार, अलवे मीन्स लाल या रक्त लाल रंग, मतलब कि दीवार पर, मतलब कि था मतलब दीवार पर बनाए गए लाल चित्र, उस हम कहते हैं लुईथाप, ठीक है। हटवा घोड़ा ये भी तुम्हारा कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। बेसिकली लाखों पेड़ साल फलसीमा फटकनोली लुईथाप ये तुमको कहाँ देखना है, अल्मोड़ा में देखना है। उनसे रिलेटिव उन चित्रों में क्या क्या दर्शाया गया है उसको देखना है, बाकी सारा देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास एक है गोरखिया उडार और एक किमनी गांव, ठीक है। गोरखिया उडार और किमनी गांव पहले तो दो के दो तुम्हारे कहाँ पर है, चमोली में है, चमोली जिले में पड़ता है, ठीक है। गोरखिया तुम्हारा कहाँ पड़ता है, गोरखिया अगर बात करते हैं चमोली जिले कि एक गांव पड़ता है तुम्हारा डुंगरी गांव। अगर आप लोग बद्रीनाथ जाओगे कभी तो वहाँ बीच गांव में एक अलकनंदा नदी के किनारे एक गांव पड़ता है तुम्हारा, उसका नाम है डुंगरी गांव, डुंगरी गांव। और इस डुंगरी गांव से तुम्हारा, इस डुंगरी गांव में क्या मेरा तुम्हारा गोरखिया उडार। अब देखो हमारे गांव में कई ऐसी चीजें होगी ना, तुम्हें देखोगे हर किसी गांव में ऐसी कोई यूनिक चीज रहती है, लेकिन यार उसको इतिहास में दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको कोई उजागर करता है नहीं, इतना किसी बार ना टाइम है, ना कोई टाइम देना चाहता है। तो उस टाइम पे जो गोरखिया उडार में डुंगरी गाँव गया होगा, कोई व्यक्ति गया होगा गाँव में, गाय भैंस के साथ गया होगा, कहीं गया होगा, तो उसने दिखाया कि यहाँ पे चित्र बना रखे हैं, तो उन्होंने दूसरों को बताया, किसी इतिहासकार को बताया, तो उनका नाम है तुम्हारे पास राकेश शर्मा, क्या था, राकेश शर्मा जी के द्वारा डुंगरी डुंगरी गांव के गोरखिया उजागर को विश्व में उजागर किया गया कि हाँ भाई कि हमारे इतिहास में यहाँ पे भी उस टाइम के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब गोरखिया उडार से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने कहा कि लाखों उडार है, लाखों उडार में इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे अलंकृत मतलब चित्रकारी दिखाया गया था, और यहाँ पे पशुओं पशुओं के चित्र भी दिखाए गए थे। और यहाँ पे कई कहते हैं कि अब देखो यार इन्होंने ऐसे चित्र बना रखे कि देखो ये अभी क्या है, लेकिन इतिहासकारों ने कह रखा कि भाई हाथों में हाथ डाल के बोलो नृत्य करे बल,
क्या बोला कि हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए दिखाएगी तुम्हारे कहाँ पे, लाखों उद्यार में। तो दो तीन चीजें हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि अब अगर हम गोरखा उद्यार की बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे ये मनुष्य बना दिया और यहाँ पे तुम्हारे क्या बना दी, ऐसे करके यहाँ पे ये जानवर बना दिए। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई गोरखा उद्यार में बल मनुष्य क्या कर रहे हैं, बल्कि जो जानवर है उनको हका रहे हैं या उनको मार रहे हैं। तो गोरखा उद्यार में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे लिख देना कि मनुष्य द्वारा पशुओं को हकाते हुए दिखाइए, मनुष्य द्वारा पशुओं को हकाते हुए दिखाएगी आप, किसमें, गोरखा उद्यार में। और इस लड्डू को जरूर नहीं है, गोरखा उद्यार में भी किस ज्यादातर लाल रंग का यूज होता है, ठीक है, जिसे हम गेरू कलर कहते हैं, ठीक है, लाल कलर का यूज कर रखा है। अब एक किमनी गांव से रिलेटेड तुमको क्या करना है, किमनी गांव में जो हथियार में लिखे पशुओं के चित्र में लिखे, ठीक है, यहाँ तुम्हारे में लिखे हथियार और पशुओं के चित्र में लिखे हैं। और लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो हथियार हो गया, पशु हो गया, ये तो कई चीजें दिखा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हर जगह मैं कह रहा हूँ कहीं लाल रंग कहीं काला, इसमें तुम्हारा सफेद कलर का यूज होगा भाई, इसका सफेद रंग का प्रयोग होगा तुम्हारे पास किमनी गांव में। और डुडुंगी हो गया और हुडली हो गया, ये तुम्हारे दो के दो तुम्हारे कहाँ पड़ते हैं, उत्तर काशी में, ठीक है। मतलब कि उस टाइम की गुफाएं हैं, वहां पर थोड़ी बहुत चित्रकारी हो रही है, वो हमको थोड़ा देखना है कि कौन कहाँ पर मिल रखा है, ठीक है। अब देखो हुडली हो गया, डुडुंगी हो गया, हुडली हो गया, ठीक है। और जो हुडली में तुम्हारे जो तुम्हारे मिले थे तुम्हारे गुफा चित्र मिल के, इसमें तुम्हारे पास नीले रंगों का जो है, नीले रंग का प्रयोग हो रखा है भाई, किसमें, हुडली में। तो एक बार ढंग से लिखना उसको, एक बार अच्छे से देखना भाई क्या क्या है, और हो सके तो थोड़ा नेट पे सर्च मारना, उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है, ठीक है। आपने देखा भाई लखोटिया, लखोटिया हम देख लो, कभी अगर आप घूमने चले गए वहाँ या फिर आपने नेट पे सर्च मार लिया, तो ऐसे नाक के फन के आकार की एक गुफा है और उसमें उन्होंने ऐसे चित्र बना रखे, चित्रकारी करी है, मतलब ठीक है, अलंकृत, मतलब जैसे साढ़े किनारे के डिजाइन बनाते हैं इस टाइप का बना रखा है, पशु मिले तुम्हारा, ठीक है, हाथों में हाथ डालते हुए दिखाई गया है तुम्हारा, ठीक है। और बाकी तुम्हारा लाखोडार पेट साली तुम्हारे अल्मोड़ा में हो गए, और ये तुम्हारे चमोली में हो गया, और तुम्हारा उत्तरकाशी में हो गया, ठीक है। बेसिकली हमको यहीं से मिला था, ठीक है, इसका थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास है कप मार्क्स, ठीक है, समाधान हमने देख लिए और गुफा चित्र हमने देख लिए, फिर हमारे पास है कप मार्क्स, ठीक है। अब देखो कप मार्क्स, तो कप मार्क्स मतलब ओखली, उर्खली, अपनी अपनी भाषा में कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो उखली जिसमें आप लोग तुमने गाँव में देखो जिसमें तुम धान कोड़ते हैं, अभी तो हमारे गाँव में है नहीं, तो ये उस टाइम की बताया गया है कि ये जो तुम्हारे कप मार्क्स हैं, ये कब के तुम्हारे पूरा 5 साल के हैं, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा सबसे पहले जो तुम्हारा ओखली मिली, रिवेट कर्नौल द्वारा 1877 में द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में, ठीक है। अब देखो देखो हिस्ट्री हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो हिस्ट्री हमारे पास कई ऐसे चीज आएंगी जो कि उत्तराखंड के रिलेटिव मंदिरों से रिलेटिव है या उनको ऐसे धार्मिक स्थलों से रिलेटिव है, जिसको कि अगर हम फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सीरीजों में हमको एक हमारा लॉजिक बन जाएगा कि हाँ यार हमने इसको वहां पे पढ़ा हुआ था, तो हमारा फिर रिविजन हो जाएगा और फिर हमको पढ़ने में भी अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कब मार्क्स रिवेट करना 1877 में द्वाराहाट मंदिर, ठीक है, द्वाराहाट मंदिर तुम्हारा कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है, ठीक है, तुम्हारा कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। पहले क्वेश्चन दिया है कि मंदिरों से सांस्कृतिक चीजों से पहले क्वेश्चन आएगी द्वाराहाट मंदिर समूह कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में, ठीक है। तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट मंदिर में, द्वाराहाट में, ठीक है, द्वाराहाट में चंद्रेश्वर में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मंदिरों का समूह है, तो कौन से मंदिर में, चंद्रेश्वर मंदिर में तुम्हारा क्या मिला, कप मार्क्स मिला, पहला कप मार्क्स, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास कितने कप मार्क्स है, 200 कप मार्क्स है, ठीक है, टोटल 200 थे, लेकिन वो 12 पंक्ति में थे, ठीक है, ऐसे ऐसे 12 पंक्ति में, कुछ कुछ कप मार्क्स इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, ये टोटल एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो टोटल कितने पंक्ति थी, 12 पंक्ति, ठीक है। और टोटल कप मार्क्स में टोटल जो तुम्हारी ओखलियां थी वो तुम्हारे पास 200 थे, ठीक है। क्वेश्चन रखना, ठीक है, रिवर्ट करना 1877 में द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर में, और 200 कप मार्क्स है और 12 पंक्तियां थी, बस और कुछ नहीं। दूसरा तुम्हारे कप मार्क्स तुम्हारे कहाँ मिले, पश्चिमी रामगंगा में, पश्चिमी रामगंगा मैंने कहा था कुमाऊं में, अल्मोड़ा में बहती है, तो वहां से तुम्हारे दो गांव मिले, नौला गांव, नौ गांव, यहाँ से तुम्हारे क्या मिले, कप मार्क्स मिले। कप मार्क्स की जानकारी अभी इतने हमारे पास उपलब्ध है, अगर हम कभी अगर खोजे जाते हैं या फिर करंट अफेयर्स बनते हैं तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा चीज, अब ये चीज हमारे सारे कब की है, तुम्हारी प्राग ऐतिहासिक काल अभी हम पढ़ रहे हैं। अब ये समझ सकते हैं आप लोग कि प्राग ऐतिहासिक काल में आप लोग इतिहास पढ़ोगा कि नवपाषाण काल में इंसान मतलब कि खेती करना भी सीख गया था,
तो खेती करना सीख गया तो भाई अगर उसको धान हो रहा तो धान तो वो कोड़ेगा। तो इसके उन्होंने क्या बनाया, ओखली बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, कप मार्क्स कहते हैं। तो इससे याद रखना है कि इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का मनुष्य खेती करना भी सीख चुका था या खेती करना स्टार्ट कर दी थी। और वो खेती तुम्हारे उत्तराखंड में भी होती थी। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में हमें क्या मिला, कप मार्क्स मिला। ठीक है। तीसरा चीज हमारे पास है ताम्र उपकरण। अगर आप कोई इतिहास को अच्छे से जानकार होगा तो इतिहास में जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको हम पाषाण काल में बांटते हैं पहला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पाषाण मतलब पत्थरों की खोज हो चुकी थी। पाषाण काल को हम मैनुअली 4 चीजों में बांटते हैं। ठीक है। पहले तुम्हारा कौन कौन सा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट में जैसे प्रागैतिहासिक काल खत्म होने जा रहा था उस टाइम पे तुम्हारे तांबे की खोज हो चुकी थी। पहले क्वेश्चन आता है कि मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तुम्हारी तांबा है भाई। कौन सी है? तांबा है। ठीक है। तो मतलब कि जितने भी ताम्र उपकरण उत्तराखंड से मिल रहे होंगे तो आप लोग पता करना कि मैं सिर्फ तांबे की बात कर रहा हूँ और तांबे से तुम्हारे किसकी बात कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखो तांबे के उपकरण हमको कहाँ कहाँ से मिले, तो सबसे पहले हमको कहाँ से मिला, 1951 में भादरवा से। क्योंकि आपको पता है कि उस बार तुम्हारे यहाँ पर रेला ने बिछने लग गई थी। तो लोग रेला ने बिछी गई तो तुम्हारा खुदाई हो रही होगी कहीं पे, तो उन्होंने देखा भाई यहाँ पे तुम्हारे क्या मिले, ताम्र उपकरण मिले। अगर आएगी ताम्र उपकरण तुम्हारे कहाँ मिले, तो ये मिले तुम्हारे ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण तुम्हारे मिले भादरबाद। अब भादरबाद तुम्हारे कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है। तो हरिद्वार के ताम, अब देखो भाई उत्तराखंड में पहली पहली बार क्या हो रहा था कि इन्होंने देखे भाई कि ताम्र उपकरण मिल रहे हैं, तो उन्होंने किसी न किसी को बताया होगा। उस टाइम पे आप देते हो कि यज्ञदत्त शर्मा जी फिर यहाँ पे आए, उन्होंने फिर यहाँ पे जाकर खुदाई करी, तो उनको यहाँ पे बेटा ताम्र उपकरण के साथ साथ लाल और गिर रंग के मृत भांड भी मिले। क्यों? अब यज्ञदत्त शर्मा क्यों, यज्ञदत्त शर्मा क्योंकि रोपण हमने देखा होगा उत्तराखंड इंडिया की हिस्ट्री में रोपण, तो रोपण की खोज 1953 में किसने करी थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। तो उनको यहाँ पे बुलाया गया हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गिर रंग के मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे हैं। तो ये इनको इन्होंने किस काल का बनाया, तुम्हारा महापाषाण कालीन बताया था। ठीक हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन होने की भाई 1951 1953, ठीक है। 1951 में तुम्हारा ताम्र उपकरण मिले थे, मतलब कि तांबे के द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे बर्तन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा बहादुरबाद से मिला था। इसी बहादुरबाद में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में लाल और गिरु रंग के मृदभान भी मिले हैं। और ये मृदभान मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मृदभान भी एक हमारे पास के पुरातात्विक स्रोत है। ठीक हो गया। अब इसमें हमको जानकारी ज्यादा मिलती है, इनमें जानकारी बस आपको याद रखना है, खोटा नहीं डाला। नैनीताल से भी हमको उपकरण मिलते हैं तुम्हारे कब के, प्रागैतिहासिक काल के। फिर तुम्हारा वीरभद्र तुम्हारा कहाँ पर है, यहाँ पे जहाँ से रेलवे शुरू हो रहा है, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन, ऋषिकेश में। ठीक है। तो वहां से तुम्हारे इसकी खोज तुम्हारे की थी के घोष ने, इस समथिंग मेरे हिसाब से 1974 में की थी। ठीक है। 1974 या 73, उतना टाइम याद नहीं करना है। ठीक है। जितना हो सकता है उतना याद करो, लेकिन फैक्ट को हमको याद करना है जिससे कि हम क्वेश्चनों में एलिमिनेट कर सके अपने ऑप्शन को। ठीक है। अब देखो उसमें यहाँ से हमको क्या मिले, तुम्हारे ताम्र उपकरण मिले 18 ग्राम। अब देखो ये तो हम हिस्ट्री में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो लेकिन हमको 18 ग्राम और खांड ग्राम टिहरी से 1998 में तुम्हारे 36 कुड़िंद रजत मुद्राएं मिली बेटे। क्या मिली? रजत। क्योंकि रजत मुद्रा है तो रजत मुद्राएं की ऑब्वियसली तुम्हारे पास में के तो होगी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे से किसी खोई हुई थी, तांबे की खोज हुई थी। और हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। तांबा भी उसी में आता है, इसलिए हमने तांबे के उपकरण से रिलेटेड सारी चीजें देख ली है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नई क्लास में आज के ऐतिहासिक काल के साथ। जय हिंद।